नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान में 3 नंबर या 2 नंबर से यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब होता है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो आप प्रश्न को समझ गए। यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड विज्ञान में जो है कि 3 नंबर या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो देखिए अच्छे से आप इसे समझिए। तो देखिए आप समझ गए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब नीचे होता है, बातों पर, ऑप्शन टाइप का होता है, बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर लिख देंगे कि तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर लिखेंगे तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर लिखेंगे तार के ताप पर, और चौथा नंबर लिखेंगे क्या, चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर। तो समझ गए आप कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर लिखिएगा। उत्तर में किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर चालक के ताप पर, चौथा नंबर चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर। तो अब देखिए अगला, तो दूसरा प्रश्न है जो कि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखिएगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो आप समझ गए दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। कोई 2 उदाहरण पूछा था, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित रूप से है और उन्हें फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। प्रश्न पूछे जाएंगे कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर क्या है, लिखें। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो इस तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर दे करके लिखना है, इसकी क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस इधर 1 नंबर दे दीजिएगा और लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। और फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और फिर लिखिएगा इसमें अवतल लेंस में इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, और देखिए इधर 3 नंबर में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें अवतल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ गए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है। यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। देखिए लिखना है उत्तर में, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। इधर लिखना है उत्तल लेंस और इधर लिखना है अवतल लेंस। अब देखिए इधर 1 नंबर दे करके लिखना है इसकी क्षमता धनात्मक होती है। फिर अवतल लेंस में 1 नंबर देना है और लिखना है इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी उल्टा हो रहा है। इसमें लिखिएगा 2 नंबर दे करके उत्तल लेंस में इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 नंबर दे करके। अब फिर 3 नंबर दे करके लिखिएगा उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर दे करके इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। के लिए विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि धामनी और सिरों में अंतर लिखिए। धामनी और सिरों में अंतर लिखिए। तो देखिए आंसर इधर लिख देंगे, उसके बाद धामनी इधर लिखेंगे और इधर सिरा लिखेंगे। तो देखिए धामनी में 1 नंबर दे करके लिखेंगे कि इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा
कपाट रहित होती है। धमनी की दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट होती है। अब लिखेंगे सिरा में 1 नंबर दे करके, इसकी दीवारें पतली होती हैं। सिरा की दीवारें पतली होती हैं। अब देखिए धमनी में लिखेंगे 2 नंबर दे करके, इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में लिखेंगे 2 नंबर दे करके, इसकी गुहा मोटी होती है। 3 नंबर दे करके लिखेंगे धमनी में, इसके रुधिर अत्यंत दबाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है यानी कि बहती है। प्रवाहित मतलब बहती है। तो देखिए एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न था धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे इधर धमनी, इधर सिरा। तो धमनी में 1 नंबर देकर के लिखेंगे, इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसकी दीवारें पतली होती हैं। धमनी में फिर 2 नंबर देंगे और लिखेंगे इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में 2 नंबर देकर के लिखेंगे इसकी गुहा मोटी होती है। अब इसका लिखेंगे धमनी में इसके रुधिर अत्यंत दाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, यानी हमारे शरीर में ब्लड यानी खून क्या काम करते हैं। तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रक्त यानी रुधिर ब्लड के कार्य को लिखें। प्रश्न पूछा जाएगा रुधिर ब्लड के कार्य को लिखें, यानी कि रक्त का कार्य लिखें। तो देखिए रक्त का कार्य क्या होता है, अच्छे से समझिए। रक्त क्या करता है हमारे शरीर में, देखिए 1 नंबर, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। शरीर के विभिन्न भागों में करता है, समझिए। यानी रक्त यानी खून जो हमारे शरीर में, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद उसमें जो भी विटामिन एनर्जी प्राप्त होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग के शरीर में अंदर से बहुत सारे हार्मोन ग्रंथि स्रावित करता है, यानी कि स्रवता है। तो हार्मोन का परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो परिवहन शरीर के विभिन्न सभी विभिन्न अंगों में क्या करता है, भागों में करता है, यानी कि परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। तो रक्त का काम है कि सारा विटामिन को विभिन्न अंग तक पहुंचाना, यानी कि सभी अंग तक पहुंचाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब, 2 नंबर में क्या लिखिएगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो पहला नंबर रक्त के कार्य में पहला नंबर में क्या लिखे, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है, विभिन्न अंगों में करता है या भागों में करता है, बात एक ही है। और दूसरा नंबर लिखिएगा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो खून हमारे शरीर में क्या करता है, हमारा शरीर का तापमान क्या करता है, एक समान बनाए रखता है। और तीसरा नंबर देखिए, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं CO2 को निकालने में मदद करता है। तो तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा कि रक्त जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं CO2 को निकालने में मदद करता है। तो रक्त का देखिए कितना कार्य हो रहा है। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर में है कि यह शरीर में विभिन्न क्रियाओं में बने उत्सर्ज पदार्थ को निकालने में मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो खाना खाएं उसका जो विटामिन जो रस स्रावित अंतःग्रंथि से हुआ उसे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाया रक्त। उसके बाद हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस को बहुत सारे कोशिका के अंदर ये, यानी कि समझिए एक ब्लड का जो खून होता है वह पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में 23 सेकंड लगाता है।
और उसी दौरान वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है, जैसे कि विटामिन हो गया, ऑक्सीजन यानी हवा हो गया, और मतलब जो हम लोग सांस निकालते हैं फिर जो छोड़ते हैं उसे भी वह मतलब CO2 को निकालने में भी मदद करता है। और यह क्या करता है, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित होता है जैसे पेशाब या बाथरूम जाना, ये सभी क्रियाओं को भी रक्त यानी कि खून का ही काम होता है। अगला देखिए 5वां नंबर, प्लेटलेटिक्स, रक्त को बहने से बचाता है। ठीक है। तीसरा देखिए सबसे लास्ट 5वां नंबर को पढ़िए, कह रहा है रक्त जो है, रक्त में मौजूद WBC यानी कि WBC क्या होता है, श्वेत रक्त कण होता है, और RBC क्या होता है, लाल रक्त कण। RBC क्या होता है, लाल रक्त कण होता है। WBC क्या होता है, श्वेत रक्त कण होता है। तो देखिए रक्त में ही WBC यानी श्वेत रक्त शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में रक्त जो निकलता है, कौन सा रक्त निकलता है, उजला टाइप का रक्त निकलता है। अगर आपको कोई खोच लग जाए, कुछ भी हो जाए शरीर के, सबसे पहले उजला टाइप का रक्त निकलता है जिसे हम WBC कहते हैं। और वही हमारे शरीर में अन्य वायरस कीटाणु से जो भी आकर के हम लोग को, जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया, कोई मच्छर काट लिया, तो वह सभी पहले वही रक्त लड़ता है, यानी कि वह हम लोग के शरीर का क्या है, कवच है। कौन, श्वेत रक्त कण। प्रश्न है कि पर्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में 3 अंतर लिखें। पर्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में 3 अंतर लिखे। तो देखिए इधर हो गया आपका पर्यावर्ती धारा, इधर हो गया दृष्ट धारा। तो पर्यावर्ती धारा में लिखेंगे पहला नंबर कि पर्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाता है। और दृष्ट धारा में लिखेंगे 1 नंबर, दृष्ट धारा का केवल परिणाम बदलता है। 2 नंबर में लिखेंगे इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, और इसमें लिखेंगे इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। 3 नंबर है यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है, और दृष्ट धारा में यह चालक के भीतर भाग से प्रभावित होता है। ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला मशीन, यानी कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाला उपकरण, उपकरण मतलब मशीन। तो देखिए इधर आपका दिया गया है उपकरण और इधर दिया गया ऊर्जा का रूपांतरण। तो सबसे पहला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि माइक। माइक में जो हम लोग बोलते हैं तो वह आवाज़ को क्या करता है, यानी कि ध्वनि को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा यानी कि जो तार के माध्यम से जो विद्युत होता है वह लाउड स्पीकर क्या करता है, ध्वनि निकलता है यानी कि आवाज़ निकलता है। तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता है। सितार, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिए सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। जैसे आपका पंखा, पंखा भी एक तो घूमने वाला चीज़ है। जैसे आप डायनमो देखेंगे जो कहीं अगर होता है आपका शादी ब्याह या कोई भी मेला, तो वहाँ अगर बिजली का उपलब्ध नहीं है तो जनरेटर, जनरेटर में जो लगा रहता है डायनमो, डायनमो डायनमो जो घूम 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 करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा उल्टा इसमें क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कैसे, जैसे आपका घर में हो गया पंखा, ये जो विद्युत ऊर्जा जो घूमने वाला चीज़ रहता है तो यांत्रिक ऊर्जा उसी को कहते हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है विद्युत को। अब अगला देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है, रासायनिक है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती। अगला है आपका विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊष्मा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न है कि ए मीटर और वॉल्ट मीटर की तुलना करें। ए मीटर और वॉल्ट मीटर की तुलना करें, यानी अंतर बताइए, दोनों के बारे में बात को लिखिए। तो देखिए दोनों में अंतर कैसे करना है, आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, उत्तर दे करके यहाँ पे लिखिएगा
कि ए मीटर और वॉल्ट मीटर की तुलना, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इधर ए मीटर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से इधर लिख दीजिएगा आप वॉल्ट मीटर जैसे इधर लिखा हुआ है, वो बीच में इस तरह से दे दीजिएगा। उसके बाद इधर आप एक नंबर दीजिएगा और लिखिएगा यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ए मीटर क्या करता है? यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। अब आ जाएंगे वॉल्ट मीटर में। वॉल्ट मीटर में एक नंबर दे करके लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर में एक नंबर देकर के लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। अब देखिए आ जाएंगे ए मीटर में और इसमें नंबर दो देकर के लिखेंगे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आ जाएंगे अब वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में 2 नंबर देंगे और लिखेंगे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां तक समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा तीसरा नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे इसका स्केल एम्पियर ए में अंकित किया जाता है। और वोल्ट मीटर में लिख दीजिएगा इसका स्केल वोल्ट वी में अंकित किया जाता है। प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? 2 उदाहरण दें। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि धातु के पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत का प्रवाह होता है जिसे चालकता कहते हैं। धातु के परमाणुओं के 72 सोल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और यह विद्युत का संवहन करता है। उदाहरण के लिए सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी तांबा होता है। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। धातुएं के पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत का प्रवाह होता है जिसे चालकता कहते हैं। विद्युत के परमाणुओं के 72 सोल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और यह विद्युत का संवहन करता है। उदाहरण है सिल्वर और कॉपर। प्रश्न है कि आपका अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख रहे हैं कि खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो इधर खनिज रखे हैं, इधर अयस्क रखे हैं। तो देखिए 1 नंबर खनिज में देना है और लिखना है इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। यानी कि इन प्राकृतिक यानी खनिज पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और अयस्क में लिखना है जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन्हें खनिज को अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क क्या होता है? जिस खनिज में से धातुएं लाभदायक जो लाभ उठाने वाला धातु पाया जाता है, लाभ उठाने वाला धातु तथा सुविधापूर्वक यानी कि अच्छे तरीके से प्राप्त किया जाए, सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क का समझ गए दोनों में खनिज और अयस्क। अब दूसरा नंबर में लिखिएगा खनिज में कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। अब अयस्क में लिखिएगा 2 नंबर देकर के सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन खनिज में क्या होता है? कुछ में पर्याप्त होती है, कुछ में कम होती है खनिज में, और अयस्क में पर्याप्त मात्रा में ही होता है। अगला देखिए 3 नंबर लिखिएगा खनिज में कुछ खनिजों में आपत्तिजनक
अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। खनिज में लिखिएगा 3 नंबर दे करके, कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातुओं के निष्कर्षण में बाधा डालती है। 3 नंबर लिखिएगा अयस्क में, अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। अयस्क में लिखिएगा 3 नंबर दे करके, अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां पदार्थ नहीं होती है। खनिज तथा अयस्क में अंतर, तो देखिए इधर खनिज लिख लीजिएगा, इस तरफ अयस्क लिख लीजिएगा। अब देखिए खनिज में 1 नंबर दे करके लिखिएगा कि इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क वह धातु है कि जिससे कोई, जैसे कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम पाया जाता है। तो प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे और लिखिएगा यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरे तरफ लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी। अब दोनों में अंतर जो लिखेंगे इधर 1 नंबर दे करके लिखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1 नंबर देंगे और उसमें लिखेंगे इनमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनमें तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 1 नंबर देंगे और इसमें लिखेंगे इनमें आवर्तों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर जो है। 1 नंबर में क्या अंतर देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है और इसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो दोनों में अंतर 1 बता दिया। अब अगले अंतर की ओर देखिए, अब लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरा नंबर और दूसरा नंबर में लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के गुण धर्म में समानता एवं भिन्नता के लिए कोई मापदंड नहीं है। अब आधुनिक आवर्त में लिखिएगा 2 नंबर दे करके, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। समझ गए। अगला देखिए 3 नंबर देकर के लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी से रासायनिक आवर्तता की कोई स्पष्ट व्याख्या करने में सफल नहीं है। तीसरा नंबर में लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी रासायनिक आवर्त की स्पष्ट व्याख्या करता है। समझ गए। अब चौथा नंबर में लिखिएगा इस आवर्त सारणी में कई की अनियमितताएं जैसे समस्थानिकों का स्थान, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में गलत क्रमांक। और चौथा नंबर में लिखिएगा मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में इस सभी त्रुटियों को दूर किया गया है। 5वां नंबर में लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसे कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। 5वां नंबर इधर लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्पष्ट वर्गीकरण जैसे सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व एवं उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग रखा गया है। 6ठा नंबर में लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरल रूप से व्यवस्थित तत्वों को समझाना एवं समझ एवं करने के कठिन होती है। और आधुनिक में लिखिएगा इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरल रूप से तत्वों को समझना एवं व्यवस्थित करने में आसानी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। प्रश्न है आपका कि
उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप आंसर लिखिएगा। और उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है लिख दीजिएगा। और इधर उत्पादक लिखिएगा, इधर लिखिएगा उपभोक्ता। देखिए उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखना है, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में लिखना है 1 नंबर दे करके, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। और फिर दूसरा नंबर दीजिएगा उत्पादक में यहाँ, और लिखिएगा हरे पौधे उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता में लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। तो आप समझ गए उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर होते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अब उपभोक्ता में आइए, इसमें 1 नंबर में लिखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाता है। सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। प्रकाश पर एक टिप्पणी लिखें। प्रकाश हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्रकाश के बारे में समझाइए। तो देखिए प्रकाश के बारे में आज समझना है। तो आंसर में लिखेंगे किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरी है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरी है। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ में चलती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, गाड़ियों के हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश किरण पुंज के रूप में होती है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उस पदार्थ को पारदर्शक कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उस वस्तु को क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो वैसी वस्तु को अपारदर्शक कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ अंश आर पार और कुछ न हो तो उस वस्तु को प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जब कोई प्रकाश अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश अपना पथ बदल देती है या लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये आपका अपतित किरण हो गया। ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है? एक समतल दर्पण है। और इधर से क्या प्रकाश आ रही है और ये इस पे पड़ा और इधर मुड़ गया, तो ये क्या हो गया? परावर्तित प्रकाश हो गया। ये अपतित प्रकाश था, ये परावर्तित प्रकाश था। तो प्रकाश के बारे में आप समझ गए। यह प्रश्न आपको 3 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है बिहार में जूट उद्योग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आप उत्तर में देख रहे हैं कि जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। स्वतंत्रता के पूर्व यानी आजादी से पहले भारत में कुल 110 जूट कारखाने थे, जिसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित था। बिहार राज्य में जूट के 3 बड़े कारखाना कटिहार, पूर्णिया एवं दरभंगा में है, जिसमें कटिहार का जूट कारखाना ही कार्यरत है। यानी प्रश्न को दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिहार में जूट उद्योग का क्या महत्व था आज़ादी से पहले और अभी क्या महत्व है। तो आप ये समझें कि बिहार में जूट उद्योग का मिल बहुत सारा था। कब? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले 110 जूट कारखाना मिल था, जिसमें से कि अधिकांश जूट मिल पश्चिम बंगाल में और बिहार में था। और सबसे बड़ा बिहार में 3 प्रमुख कारखाना का नाम लिख देंगे, जैसे कि आपका है कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। लेकिन अभी एक ही जूट कारखाना मिल चालू है, जो कि आपका है कटिहार का जूट कारखाना मिल ही कार्यरत है। कार्यरत मतलब चालू होता है। में
इतिहास से 20 नंबर पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और 3-3 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कि हम आपको 3 नंबर वाला भी प्रश्न को बताएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो याद रखिएगा, राजस्थान में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि रूस। किसका पराजय हुआ था? तो रूस का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक और द्वारा होम रूलिंग की आंदोलन की शुरू किया गया। तो प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक और किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। यहाँ क्या आएगा? एनी बेसेंट। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक और किसके साथ मिलकर होम रूलिंग की स्थापना किया गया? तो एनी बेसेंट। तो देखिए, अब हम आपको 3 नंबर का प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 3 नंबर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक इसे शांति से पढ़िए और अच्छे से समझिए। कॉपी पर उतार लीजिए 1-2 बार, क्योंकि यह 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्याग्रह का दर्शन और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि कोई उद्देश्य जो सत्य से प्रेरित और अन्याय के विरुद्ध हो, उसकी प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सत्याग्रही बिना किसी हिंसक क्रिया के सत्य और अहिंसा के बल यानी कि काल पर शत्रु को पराजित कर सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं, सवालों का हथियार है। तो गांधी जी का मानना है कि हिंसा पर ही कोई चीज वो सत्य से जीत सकते हैं, शारीरिक बल से नहीं, यानी कि कोई भी हथियार से मार दंगा करके नहीं। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो यह दल बदल कानून क्या है? तो देखिए, भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। तो आप समझ गए कि भारत क्या है? भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो व्यक्ति जीता हुआ है वह अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने अपना जो दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। यानी कि कोई एक दल है और एक दल से वह छोड़कर दूसरे दल में यानी कि एक पार्टी से वह दूसरे पार्टी में मिल जाता है, तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कहलाता है। तो समझ गए दल बदल कैसे होता है? यानी कि एक व्यक्ति जो निर्वाचित है वह जीता हुआ व्यक्ति कोई नेता है और जिस पार्टी से वह जीता है उस पार्टी को वह छोड़कर दूसरे विरोधी पार्टी में चला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? दल बदल कानून कहते हैं। तो दल बदल कहलाता है। दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है। दल बदल शक्ति संतुलन को क्या करता है? बिगाड़ता है। सरकार को
अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो सरकार को क्या करता है दल बदल कानून, मतलब ये जो है कि सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो देखिए आगे 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल का विरोधी अधिनियम संसद में लाया, यानी कि उसके विरोध में कि दल बदल नहीं होना चाहिए। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना, पारित अधिनियम, और वह कानून पारित भी हो गया और दल विरोधी कानून भी बना। यदि किसी पार्टी से निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा। यानी कोई एक पार्टी है जिसमें से कि 5, उस पार्टी में 5 व्यक्ति है, अब 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति अगर वह छोड़ रहा है पार्टी तो वह दल बदल नहीं कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब आगे देखिए, एक नए दल का गठन माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा? एक नए दल का गठन माना जाएगा। एक नए दल का गठन माना जाएगा यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है। यदि दल बदल की घटना में, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है व्यक्ति, अगर वह 1/3 से कम है तो यह दल बदल माना जाएगा। तब उसको क्या माना जाएगा? दल बदल। यानी कि एक पार्टी में अगर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जा रहा है या 2 व्यक्ति जा रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे? दल बदल मानेंगे। लेकिन अगर उस 3/3 यानी कि 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति जा रहा है तो उसे दल बदल नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? उसे एक नया दल गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है तो यह दल बदल माना जाएगा। तो दल बदल समझ गए। अगर कम है तो उसे दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता विधायक से समाप्त कर दी जाती है। तो ये आपका दल बदल कानून क्या है आप समझ गए। हो सके तो आप इसे एक बार कॉपी में लिख लें या तो फिर से शांति से वीडियो को पूरा देखें और समझें, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा 2 नंबर से।